अच्छा, प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर हम पढ़ेंगे। द पेशेंट ब्रीथ स्पॉन्टेनियसली while the ventilator applies a predetermined amount of positive pressure to the airway upon inspirations. Pressure support ventilator augmented patient spontaneous breath with positive pressure boost during inspirations, assist each spontaneous inspirations, help to overcome airway resistance and reduce the work of breathing. प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन में क्या होता है, इसके वर्ड से पता चलता है कि ये हमारे पास जस्ट सपोर्ट करता है। आप सपोर्ट ये हमारे पास किस तरह करता है कि जब वो सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त वो उसमें सपोर्ट करता है। मींस जो सांस उन्होंने सेट किए हैं वो सांस वो देते हैं, लेकिन ये उसके साथ बूस्ट करता है। बूस्ट मीन्स उसको अगर वो नहीं ले सकता है, उसमें कोई मसला है तो ये इसको बूस्ट करता है, उसको आगे तक पहुंचाने में कोशिश करता है उसको। नेक्स्ट हमारे पास उसकी इंडिकेशंस क्या है कि किस किस पेशेंट को हम प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर अटैच कर सकते हैं। स्मॉल स्पॉन्टेनियस टाइडल वॉल्यूम एंड डिफिकल्ट टू वीन द पेशेंट। इसमें हम स्मॉल टाइडल वॉल्यूम लगाते हैं। डिफिकल्ट होता है कि पेशेंट को हम इस कंडीशन में क्या करें, वीन कर लें। पेशेंट मस्ट इनिशिएट ऑल प्रेशर सपोर्ट ब्रीथ। पेशेंट जो है वो इनिशिएट करता है। इनिशिएट मीन्स पेशेंट खुद लेगा, इनिशिएट पेशेंट करेगा लेकिन सपोर्ट वेंटिलेटर करेगा। इसमें मीन्स पेशेंट सांस लेना जो है वो पेशेंट स्टार्ट करेगा, लेकिन एंड तक पहुंचाने में ये उसको एंड तक उसके सपोर्ट करेगा। प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेटर्स में बी कंबाइंड विथ अदर मूड सच एज SIMV आर यूज अलोंग फॉर अ स्पॉन्टेनियस ब्रेथ पेशेंट। ये और के साथ भी हम लगा सकते हैं। मीन SIMV में भी हम जस्ट प्रेशर सपोर्ट पे दे सकते हैं। एक वॉल्यूम सपोर्ट होता है, एक प्रेशर सपोर्ट होता है। वॉल्यूम सपोर्ट में ये था कि हम कितना वॉल्यूम हम सेट करते हैं, कितना वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम हम कितना देते हैं। सही, ब्रेथ रेट एंड टाइडल वॉल्यूम उसमें मेन इफेक्ट उसमें होता है। और इसमें आपके पास हम जस्ट प्रेशर हम देते हैं कि कितने प्रेशर पे ये हम मरीज़ को देते हैं उस मरीज़ को। तो इसमें फिर वीनिंग अप जो है वो मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि मरीज जस्ट इनिशिएट करता है, पूरा सांस खुद नहीं लेता है। तो इसलिए इसमें जब हम मरीज़ को वीन अप करते हैं, वीन अप का मतलब ये है कि मरीज़ को वेंट से हम क्या करते हैं, हम हटाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब द पेशेंट एफर्ट डिटरमाइंस द रेट इंस्पायरेटरी फ्लो एंड टाइडल वॉल्यूम्स। अब इसमें हम मरीज़ की क्या देखते हैं, रेट देखते हैं, इंस्पायरेटरी फ्लो देखते हैं, एंड टाइडल वॉल्यूम देखते हैं। सही, पीक इंस्पायरेटरी फ्लो आपके पास क्या है, मेजरमेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड ड्यूरिंग वन डीप ब्रीथ। जब एक डीप ब्रीथ में आप जितना अमाउंट ऑफ एयर आप इनहेल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पीक इंस्पायरेटरी फ्लो हम देखते हैं। मीन्स आपका FiO2 आपका कितना है, मीन्स पीक इंस्पायरेटरी फ्लो आपका कितना है। तो ये हमारे पास वहाँ पे सेट होता है, तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको हम मैनेज करते हैं। In pressure support ventilator, the inspiratory tidal volumes and respiratory rate must be monitored closely to detect change in lungs compliance. इसमें क्या होता है, क्लोजली हम इसको डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर लंग्स में कोई कंप्लायंस है, मीन लंग्स कोलेप्स है या लंग्स आपके पास हार्ट है, सही है, या पैरालाइज है, कोलेप्स है, तो फिर उसमें मसला आ सकता है। रीज़न क्या होता है कि ये हमारे पास जस्ट इनिशिएट करता है ब्रीथ को और हम उसको ब्रीथ लेते हैं, लेकिन फिर उसमें इंजरी वगैरह हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में आप ईयर आपके पास इंस्पायर होता है, ज़्यादा है और वहाँ पे वो इतने एक्सपेंड नहीं होते, सही है, तो फिर वहाँ पे इंजरी वगैरह मसले हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्लोज चाहिए कि हम उसको क्या करें, हम उसको मॉनिटर कर लें। इट इज़ अ मोड यूजुअली प्राइमरीली फॉर वीनिंग फ्राम मैकेनिकल वेंटिलेटर्स। ये आपके पास क्या है, इसमें हम मैकेनिकल वेंटिलेटर से हम उसको वीन अप करते हैं प्राइमरीली। सही, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर जो आप लोग जानते हो कि CPAP आपके पास है। ये हमारे पास मैंने आपको पहले भी बताया कि दो किस्म के होते हैं। आजकल जो मॉडर्न वेंट आए हैं उसमें हमारे पास अंदर भी उसमें ऑप्शन है कि CPAP को आप सेट कर सकते हो, सही, इन्वेसिव भी। लेकिन कॉमनली हम यूज़ करते हैं नॉन इन्वेसिव हम यूज़ करते हैं। हमारे पास एक टाइट मास्क होता है, उस टाइट मास्क को हम मरीज़ की फेस पे लगाते हैं और इसको हम सेट करते हैं। फिर इसमें हम IE रेशो हम सेट करते हैं और उस हिसाब से हम क्या करते हैं, मरीज़ को हम ब्रीथ देते हैं। लेकिन कॉमनली हमारे पास किन लोगों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा होती है जिसको सांस लेने में मुश्किल हो, दुश्वारी हो, सांस नहीं ले सकते, स्पेशली वो नींद में बिल्कुल सांस नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेशेंट है, वो बहुत ज़्यादा ओबीस है, उसका वेट आपके पास 110 kg है या 250 kg उसका वेट है, तो उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और वो लोग इसके बगैर उसको नींद भी नहीं आती है। वो जब भी सोते हैं तो CPAP के थ्रू सोते हैं।
रीज़न क्या होता है? क्योंकि वो सांस नहीं ले सकते, उसको सांस में मुश्किलात होती है। वो अपने साथ बैग में सीपेक एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और जहाँ पे वो सोते हैं उस सीपेक को लगाते हैं, उसके हिसाब से उसकी मदद से वो सोते, अदरवाइज उसको नींद नहीं आ सकती है। कांस्टेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस ब्रीथ। स्पॉन्टेनियस ब्रीथ आप अपना सांस ले सकते हो, लेकिन उसमें वो कांस्टेंट प्रेशर देता है। प्रेशर मीन्स जोर के साथ वो हवा आपके लंग्स में पहुंचाने की कोशिश करता है, फोर्सफुली एयर को पुश करता है आपके लंग्स में। CPAP allow the nurse to observe the ability of the patient to breathe spontaneously while still on the ventilator। इसमें क्या होता है कि हम ऑब्जर्व करते हैं मरीज़ को पहले कि अगर वो अपनी स्पॉन्टेनियस ब्रीथ लेते तो ठीक है, हम CPAP मोड पे हम लेके जाते हैं। अगर वो CPAP मोड पे अपना स्पॉन्टेनियस ब्रीथ वो शो नहीं कर सकता है, नहीं ले सकते, तो फिर हम उसको CPAP मोड पे नहीं लेके जा सकते हैं। CPAP मोड में हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास पॉजिटिव जो कंटिन्यूस प्रेशर देता है, जस्ट कंटिन्यूस प्रेशर आपके ईयर को देता है, ताकि आपके जो अलवलाए है वो क्या कोलैप्स ना हो जाए और आपके लंग जो है उसको ईयर पहुँच जाए। CPAP कैन बी यूज फॉर इंटूबेट्स एंड नॉन इंटूबेट पेशेंट्स। ये आपके पास इंटूबेट एंड नॉन पेशेंट इंटूबेट के लिए भी यूज़ होते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि दो किस्म के हमारे पास होते हैं, एक आपके पास इन्वेसिव है, एक नॉन इन्वेसिव। इंटूबेट हम उसको कहते हैं जिसको ETT पास हो। ETT मीन्स एंडोट्रिकल ट्यूब्स या TT, सही है, ट्रिकास्मी ट्यूब, वो पास हो और उसके साथ वेंट हम अटैच करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटूबेट कहते हैं। अगर किसी ने आपको कहा कि पेशेंट को इंटूबेट करना है, तो इट्स मीन्स पेशेंट को ETT आप लोगों ने पास करने को हम इंटूबेट कहते हैं, फिर हम उसको वेंट पे डालते हैं। नॉन इंटूबेट पेशेंट का मतलब है कि हमारे पास छोटा सा मशीन होता है, वो थ्रू हम मास्क हम लगाते हैं, जब मास्क हम लगाते हैं उसको हम सेट करते हैं, उसको हम नॉन इंटूबेट कहते हैं। इट मे बी यूज एज अ वीनिंग मूड्स एंड फॉर नेक्चोरनल वेंटिलेशंस नेजल आर मास्क CPAP। नेक्चोरनल का मतलब क्या है? नेक्चोरनल का मतलब है कि स्लीप में, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा, द प्रोविजन ऑफ वेंटिलेटर असिस्ट इन अ नॉन इन्वेसिव इंटरफेयर मेनली ड्यूरिंग स्लीप। कॉमनली हमारे पास स्लीप में यूज़ होता है, तो इसलिए उसको हम नेक्चुरल कहते हैं। मीन्स कि जब आप लोग सो रहे होते हो, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपके लंग्स में कोई मसला है, बहुत ज़्यादा ओबीस हो, तो उसको सांस लेने में मुश्किलात होती है, तो उस टाइम हम CPAP उसको लगाते हैं ताकि उसकी नींद में कोई खलल ना हो और उसको नींद जो है वो पूरा हो जाए। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, PEEP उसको हम कहते हैं। PEEP की एब्रीविएशन क्या है? पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। ये आप लोगों को MCQs में आ सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो वर्ड्स होते हैं, जो एब्रीविएशंस होते हैं, उसको आप लोगों ने सही तरीके से याद करने हैं। पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड एट द एंड ऑफ एक्सपायरेटरी ड्यूरिंग मैंडेटरी वेंटिलेशन ब्रीथ। ये आपके पास एंड ऑफ एक्सपायरेटरी में होता है, मैंडेटरी वेंटिलेशन ब्रीथ में। पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर्स विद पॉजिटिव प्रेशर्स मशीन ब्रीथ। ये आपके पास अगर आप अपना ब्रीथ है तो उसमें भी PEEP होता है, अगर आप वेंट पे हमारे पास हो तो उसमें भी हम PEEP सेट करते हैं। PEEP का मतलब कि पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, वो हम कॉमनली हम एडल्ट के लिए 5 रखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम फिर मरीज़ के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। अगर ये PEEP आपने बहुत ज़्यादा रखा तो उसका भी नुकसान है, अगर बहुत ज़्यादा कम रखा उसका भी नुकसान है। मीन्स आपके अलवलाई के अंदर इंजरी वगैरह काज कर सकते हैं अगर आपने PEEP को बहुत ज़्यादा रखा। तो इसलिए PEEP हम क्या करेंगे, पेशेंट्स की एज के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और उसके वेट के हिसाब से हम नॉर्मल रखते हैं। अब यूज़ क्या है आपके पास, CPAP एंड PEEP प्रिवेंट्स एटेलेक्टेसिस और कोलेप्सिंग ऑफ अलवलाई। क्या करते हैं, आपके अलवलाई को कोलेप्स होने से बचाते हैं। ट्रीट एटेलेक्टेसिस और कोलेप्स ऑफ अलवलाई। अगर आपके अलवलाई कोलेप्स है तो उसको ट्रीट करते हैं, तो उसको रीओपन करते हैं और दोबारा कोलेप्स होने से उसको बचाते हैं। इम्प्रूव गैस एक्सचेंज ऑक्सीजन, इम्प्रूव करता है ऑक्सीजनेशन। अगर आपके अलवलाई कोलेप्स होते हैं तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, क्योंकि गैस एक्सचेंज हमारे पास अलवलाई के अंदर होती है। अगर आपके अलवलाई में PEEP का मकदार अच्छा होता है तो इट्स मीन्स आपके वहाँ पर अच्छा ऑक्सीजनेशन आपके बॉडी को मिल सकता है। ट्रीट हाइपोक्सीमिया रेफ्रेक्टरी टू ऑक्सीजन थेरेपीज, प्रिवेंट ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। हाइपोक्सीमिया मीन्स आपके ब्लड के अंदर आपकी ऑक्सीजन लेवल कम को क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया, सही है। तो जब आपके पास ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ये आपका ऑक्सीजन लेवल पूरा कर देता है, लेकिन इसमें एक बात का आप लोगों ने और भी ख्याल है कि ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ना हो जाए, क्योंकि अगर हमारे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो उससे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी डेवलप होती है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के पे साइंस सिम्टम है, वो आगे स्लाइड में है, लेकिन आप लोगों को हमें किस तरह पता चलेगा कि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होने वाली है, जब मरीज़ की ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर हम चेक करते हैं टिश्यू से, सही, फिंगर के हम प्रोब लगाते हैं, ईयर को हम प्रोब लगाते हैं, फूड को हम प्रोब लगाते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे पास प्रोब होते हैं, ऑक्सीजन प्रोब्स होते हैं, उसको हम लगाते हैं, उसके थ्रू हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन का पता चल जाता है। लेकिन एग्जैक्ट ऑक्सीजन का पता
हमें EBGs से पता चलता है। जब हम EBGs करते हैं उसमें हम देखते हैं उसमें आपके पास जो ऑक्सीजन लेवल है वो 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं उसको, ऑक्सीजन को हम कम देते हैं मरीज़ को, ताकि मरीज़ को ऑक्सीजन की एक्सिडिटी ना हो जाए। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट्स की हम 4 आवर्ली या 6 आवर्ली हम EBGs करते हैं। प्रोटोकॉल हर एक ICU का डिफरेंट होता है, 2 आवर्ली हो, 4 आवर्ली या 6 आवर्ली हम EBGs करें। तो आप लोगों ने EBGs को मिस नहीं करने। और EBGs हम क्यों करते हैं, EBGs हम करते हैं इसलिए ताकि मरीज़ को ऑक्सीजन लेवल कम है तो हम उसका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा करें, मरीज़ की कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम है ज़्यादा करें तो उस हिसाब से हम मूवमेंट में सेटिंग कर लें। इसलिए हम 4 आवर्ली 2 आवर्ली बाद हम EBGs करते हैं। EBGs के थ्रू हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास पल्मोनरी एडिमा। सही, प्रेशर हेल्प टू एक्सपेल फ्लूइड फ्रॉम अल्वुलाई। एक बात याद रखना कि जब भी आपके पास पल्मोनरी एडिमा के साथ पेशेंट आते हैं, स्पेशली ये कार्डियक हार्ट फेलियर पेशेंट में ये चीज़ ज़्यादा होती है। जब भी आपके पास हार्ट फेलियर में पेशेंट आ जाता है तो उसको पल्मोनरी एडिमा ज़्यादा होता है। तो उस पेशेंट्स को आप क्या करते हैं, हम उसको लाइसिक्स देते हैं 80 mg या 100 mg हम उसको लाइसिक्स देते हैं अकॉर्डिंग टू अ पेशेंट, और साथ में हम CPAP लगाते हैं। तो पेशेंट को एडमिट करने की नीड भी नहीं आती है। तो पेशेंट जो है उसके फ्लूइड जो है वो उसके अल्वुलाई से रिमूव हो जाते हैं प्रेशर के थ्रू, और साथ में लाइसिक्स देते हैं तो वो आपके पास फ्लूइड जो है वो एक्स्ट्रा जो थर्ड स्पेस है उससे निकाल लेते हैं लंग से, बाकी जगहों से। तो उसकी वजह से मरीज़ क्या होता है, ठीक होता है, तो फिर उसको घर जा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना। अगर पल्मोनरी एडिमा में पेशेंट है तो उसको हम CPAP लगा सकते हैं और CPAP हम लगाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये आप लोगों ने याद रखनी है कि CPAP जब भी हम लगाते हैं, CPAP के अपने ये नहीं है कि आपने कंटिन्यूस 24 आवर अपनी CPAP लगाएं, उसमें हम वक्फे के साथ देते हैं। मीन्स 2 आवर लिए आपने CPAP लगाया, 2 आवर आप उसको रेस्ट दे दो, या 2 आवर आप CPAP लगाओ, 1 आवर उसको रेस्ट दे दो। सही, ताकि मरीज़ को क्या हो जाए, वो इफेक्ट ना हो जाए। तीसरा, अगर आपने CPAP को लगाना है तो उससे पहले आपने मरीज़ को वॉशरूम जाना है, मरीज़ को वॉशरूम में अलाउ करना है, मरीज़ ने पानी पीना है, कुछ खाना है तो आपने उसको देना है। क्योंकि अगर आप 10 मिनट के लिए लगाते हो, फिर आप हटाते हो, फिर लगाते हो, फिर उसका इफेक्ट नहीं रहता है। मैक्सिमम आप लोगों ने, मिनिमम आप लोगों ने 2 आवर लगाना है। 2 आवर की साइकिल, 2 आवर आप लगाओ, 1 आवर मत लगाओ, फिर 2 आवर लगाओ, फिर तो इस तरह के साइकिल में आप लगाओगे तो मरीज़ तंग भी नहीं होगा, मरीज़ को इफेक्ट भी होगा। अगर आप 30 मिनट्स के लगाते हो, फिर हटाते हो, फिर 30 मिनट के तो उसके में मरीज़ का इफेक्ट उस तरह नहीं रहता है। तो इसलिए आप लोगों ने प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, CPAP का जो प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट आपके पास नॉन इन्वेसिव बायलेटरली पॉजिटिव एयरवे प्रेशर्स वेंटिलेटर, उसको हम BiPAP कहते हैं। अब CPAP और BiPAP में ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसका फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। सही, CPAP में क्या होता है, कंटिन्यूस आपको प्रेशर देता है, उसके वर्ड से पता है कि CPAP मीन्स कंटिन्यूस प्रेशर देता है। और BiPAP आपके पास जो होता है वो हमारे पास इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी चीज़ों को हम मैनेज कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखना आप लोगों ने कि कुछ मशीन इस तरह है आपके पास, छोटे छोटे मशीन कि उसमें CPAP और BiPAP दोनों की फंक्शन होती है। सही, जिस तरह विंड में मूड होते हैं इस तरह उसमें भी मूड होते हैं, CPAP और BiPAP जो आजकल न्यू आए हैं। पुराने ज़माने में इस तरह थे कि CPAP के लिए अलग मशीन होता था, BiPAP के लिए अलग मशीन होता, छोटे छोटे मशीन होते लेकिन उसके लिए अलग होता था। तो उसको आप लोगों ने पहचाना है कि कौन सी डिजीज़ के लिए, किस पेशेंट्स के लिए कौन सा आपके पास इफेक्टिव है, तो वो हम लगाएंगे। BiPAP इज़ नॉन इन्वेसिव फॉर द मैकेनिकल वेंटिलेटर प्रोवाइड बाय मीन्स ऑफ नेजल मास्क और नेजल प्रॉन और अ फुल फेस मास्क। इसमें नेजल प्रॉन भी आ सकता है, नेजल मास्क भी आ सकता है, फुल मास्क भी आ सकता है, लेकिन कॉमनली हम क्या लगाते हैं, हम फुल मास्क लगाते हैं। द सिस्टम अलाउ द क्लिनिशियंस टू सेलेक्ट 2 लेवल्स ऑफ पॉजिटिव प्रेशर सपोर्ट। अब जो आपके पास क्लिनिशियंस है वो सेलेक्ट करते हैं 2 लेवल के पॉजिटिव प्रेशर सपोर्ट को। एंड इंस्पायरेटरी प्रेशर सपोर्ट लेवल्स रेफर टू एज इंस्पायरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर आपके पास है, एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर स्कार EPAP, इसको हम PEEP या CPAP लेवल भी कह सकते हैं एक्सपायरेटरी। मैंने जिस तरह आप लोगों को स्टार्ट में कहा कि इसमें हम दोनों चीज़ करते हैं। जो CPAP आपके पास होते हैं वो कंटिन्यूस प्रेशर देता है, जिस मरीज़ को सांस लेने में तकलीफ होती है तो वो मरीज़ को कंटिन्यूस प्रेशर देता है और उसके अंदर फ्लूइड जमा होता है उसको रिमूव। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास IE रेशो हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसका ज़्यादा है तो हम उसको BiPAP लगाते हैं तो उससे वॉश आउट भी हो सकता है। IE रेशो को हम सेट करते तो उससे हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इससे भी वॉश आउट हो सकता है आपकी बॉडी से। तो इसमें यही मेन डिफरेंस है। आप कॉमन वेंटिलेटर सेटिंग पैरामीटर्स आपके पास है, ये पैरामीटर्स आप लोगों ने याद रखनी कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, विंड को हम सेटिंग करते हैं। फर्स्ट आपके पास के फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन आपके पास जो है
वो हम सेट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्टार्ट में हम क्या कि 100 लगाते हैं, फिर मरीज़ की कंडीशंस को हम देखते हैं, उस हिसाब से हम लगाते हैं। लेकिन एक बात रखना, बच्चे में हम डायरेक्ट 100 नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी होती है, तो उसमें हम 60 लगाते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम उसको मैनेज करते हैं। बाकी जो है हॉस्पिटल का कंसल्टेंट का अपना प्रोटोकॉल होता है, वो जिस तरीके से लगाते हैं उस तरीके से लगाते हैं। लेकिन कॉमनली बच्चों में हम डायरेक्ट 100 से स्टार्ट नहीं ले सकते हैं 100, क्योंकि अगर आप 100 से स्टार्ट लेते तो उसमें ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की चांसेस ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हम 100 से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं लेते। कॉमनली FiO2 हमारे पास क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आपके पास है, ये हम सेट करते हैं विंड पे, कि विंड में हम कितना सेट करते हैं। कॉमनली अगर हम ईयर में देख लें, हमारे पास 21% ऑक्सीजन है, हम सांस लेते हैं तो 21% हम ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, सही। बाकी हमारे पास अदर केसेस है। इस तरह अगर विंड पे हमारे पास होते तो उस पर हम 100 में 100% भी ऑक्सीजन दे सकते हैं मरीज़ को। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, ये हम उसको सेट करते हैं। अब हम उसकी अप एंड डाउन किस तरह करते हैं, मीन्स कम किस तरह करेंगे, ज़्यादा किस तरह करेंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन को भी हम देख सकते हैं। साथ साथ में हम ABGs पे हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ABGs में अगर उसकी टॉक्सिसिटी की तरफ जा रहा है तो हम उसको कम करेंगे, अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो उसको हम ज़्यादा करते हैं। अब अगर एक मरीज़ है आपके पास, उसको 100 में 100 लगाया है, सही है, 100% उसको ऑक्सीजन सेचुरेशन लगाया है, फिर भी उसका 100% FiO2 लगाया है, लेकिन उसका सेचुरेशन क्या होता है, वो 100 मेंटेन नहीं होता है, कम होता है। तो इट्स मीन्स उस मरीज़ को फिर हम क्रिटिकल कहते हैं, क्योंकि वो जो आपके पास सेचुरेशन है उसको मेंटेन नहीं करता है, तो उस मरीज़ को फिर हम क्रिटिकल कह सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम्स आप लोगों को पता है कि 500 हम देते हैं कॉमनली, फिर डिपेंड करते हैं मरीज़ की बॉडी साइज़ पे और उसकी वेट पे, उस हिसाब से हम देते हैं। पीक फ्लो एंड फ्लो रेट्स, हम जो रिस्पायरेटरी रेट है, सही है, उसको कितने फ्लो के साथ हम देते हैं वो हम सेट करते हैं। रिस्पायरेटरी रेट, ब्रीथ रेट हम उसको दे सकते हैं कितने फ्रीक्वेंसी में है वो रेट। अब रेट मैंने आप लोगों को कहा कि कॉमनली हमारे पास 12 to 20 हम देते हैं, लेकिन कभी कभी हम 26 भी रख सकते हैं, कभी कभी हम 8 भी रख सकते हैं। वो विंड के मूड पे और मरीज़ की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब अगर मरीज़ अपने सांस ले सकता है, अपने सांस इनिशिएट कर सकता है, तो हम 8 पे रखें तो मरीज़ का टोटल जो ब्रीथ होता है वो 16 तक जाता है, तो इट्स मीन्स हमारे लिए क्या है, इनफ है। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब अगर रिस्पायरेटरी उसको हाइपरकीपनिया है, रिस्पायरेशन उसका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके बॉडी में क्या है, ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, हम रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा करते हैं। इसलिए हम ज़्यादा करते हैं ताकि वो क्या करे, वॉश आउट करे, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालें। माइन्यूट वॉल्यूम आपके पास है, IE रेशो आपके पास, इंस्पायरेशन रेशो है आपके पास है, बाकी साइन आपके पास है। तो ये एक एक आगे फिर हम पढ़ते हैं सेटिंग में। अब आपके पास क्या है, फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर ऑक्सीजन FiO2 हम उसको कहते हैं। वहाँ पे जब भी आप विंड के पास जाते हो तो वहाँ पे FiO2 लिखा होगा, सही। अगर आप लोगों की सर्जिकल ICU, मेडिकल ICU में ड्यूटी होगी तो वहाँ पे आप लोगों के पास विंड जो होता है उसके ऊपर आप लोग देख लो FiO2 उस पर लिखा होता है। तो FiO2 का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे हम मरीज़ को कितने मकदार में हम ऑक्सीजन देते हैं, तो जस्ट हम वो मैनेज करते हैं मरीज़ के लिए। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन दैट द पेशेंट इज रिसीव फ्रॉम द वेंटिलेटर्स बिटवीन 21 एंड 100, 21 से लेकर 100% तक हम क्या देते हैं, उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं कि कितना हम उसको ऑक्सीजन दे दें। रूम एयर हैज़ 21% ऑक्सीजन कंटेंट, रूम एयर में आपके पास 21% ऑक्सीजन है, ये आप लोगों को MCQ में आ सकते हैं, सही, कि कितना % ऑक्सीजन आपके पास है। इनिशियली अ पेशेंट इज प्लेस ऑन अ हाई लेवल ऑफ FiO2 62 और हायर। इनिशियली हम क्या करते हैं, मरीज़ को हम 60 से अबव रखेंगे। मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा, अगर मरीज़ की सेचुरेशन बहुत ज़्यादा कम है तो हम इनिशियली 100 पे रखते हैं, फिर हम 5 मिनट 6 मिनट बाद हम उसको देखते हैं, अगर सेचुरेशन उसका 100 है तो हम थोड़ा थोड़ा उसको कम करते हैं, सही, 60 तक लेके आते हैं। 60 के बाद फिर हम ज़्यादा टाइम के लिए देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम मैनेज करते हैं। अगर 60 पे भी उसका कंटिन्यूस 100 आ रहा है तो फिर 60 से भी हम थोड़ा थोड़ा उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। इसलिए हम कम करते हैं ताकि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी ना हो। अब ये नहीं है कि मीन्स एक मरीज़ है, आपने उसको 100 FiO2 रखा है और सेचुरेशन भी 100 आ रहा है, आप कहते हो कि बस ये ठीक है, ये गलत है। हम मरीज़ की सेचुरेशन हम 94-95 रखेंगे, हम 100 नहीं रखें। अगर आप 100 रखते तो उससे क्या होगा, फिर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी काज हो सकती है। तो इसलिए हम कॉमनली हमारे पास नॉर्मल, हमारे पास ह्यूमन बीइंग का अगर हम देखते हैं बगैर विंड का, तो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन 94-95 आता है, तो हम 94-95 में उसको क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। अब अगर 90 से कम होता है तो फिर या 92 से अगर कम होता है तो फिर हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं FiO2 को।
सब्सिक्वेंट चेंज इन FiO2 आर बेस्ड ऑन द ABGs एंड द सैचुरेशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि ABGs पे और सैचुरेशन पे वो उसकी चेंज आ सकती है। अब ABGs आप लोगों ने इस सेमेस्टर में आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि मेडिकल वार्ड्स में हो या सर्जिकल वार्ड में हो या ICU में हो या CCU में हो, तो वहाँ पे ABGs लेते हैं। ABGs की प्रैक्टिस आप लोग सीख लो कि ABGs किस तरह लेते हैं। फिर आप उसकी जो पैरामीटर्स है उसको भी आप लोगों ने पढ़ना है कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसकी सेटिंग अकॉर्डिंग टू ABGs के हम मूवमेंट की सेटिंग किस तरह चेंज करते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है। ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा कि हर स्टूडेंट 15 ABGs का जो है वो सेटिंग बताएगा, लेकिन कोर्स ख़त्म हो जाए उसके बाद। In adult patient, the initially FiO2 may be set at 100% until arterial blood gases can document adequate oxygen। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो एडल्ट होते हैं FiO2 सेट करते हैं हम 100%। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि स्टार्ट में हम क्या करते हैं FiO2 को हम 100% उसमें सेट करते हैं। जब 100% हम उसमें सेट करते हैं फिर अकॉर्डिंग टू ABGs हम उसको क्या करते हैं अप एंड डाउन करते हैं। अब an FiO2 of 100% for an external period of time can be dangerous oxygen toxicity, but it can protect against hypoxemia। ये क्या करता है आपके पास हाइपोक्सीमिया को हमारे पास प्रोटेक्ट करता है, लेकिन साथ साथ में हमारे पास ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की भी खतरा होता है। तो इसलिए हम कॉशियसली हम उसको देखेंगे, सैचुरेशन बार बार देखेंगे, ABGs को भी हम मॉनिटर करेंगे। फॉर इन्फेंट, अब बच्चों के लिए क्या होता है इन स्पेशली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट हायर लेवल ऑफ FiO2 ग्रेटर देन 60% शुड बी अवॉइडेड। प्रीमेच्योर मीन्स जो 9 मंथ से पहले पैदा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं प्रीमेच्योर। तो उनके लिए आप लोगों ने कभी भी 60 से फिर ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी जल्दी होती है। तो उस मरीज़ों के लिए, उस पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं हम 60% रखते हैं, उस हिसाब से फिर हम उसको क्या करते हैं मैनेज करते हैं। यूजुअली द FiO2 इज़ एडजस्ट टू मेंटेन एंड सैचुरेशन आर ग्रेटर देन 90% roughly equivalent to a PO2 is greater than 60 mg of Ag। अब आपके पास दो किस्म की हमारे पास चीज़ें होती है, एक आपके पास सैचुरेशन होता है, दूसरा आपके पास ABGs होता है। अगर ABGs में आपके पास PaO2 आपके पास 60% से ज़्यादा है तो इट्स मीन्स ये आपके पास ठीक है। अगर 90% ऑक्सीजन पे आपके पास है सही, तो फिर उसको हम ज़्यादा नहीं करते। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज़ अ कंसर्न व्हेन एन FiO2 ऑफ ग्रेटर देन 60% इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोर देन 25 आवर्स। ये आपके पास 60% से ज़्यादा रिक्वायर होता है कितने 25 आवर्स के लिए। आप लोगों को MCQs में आ सकता है सही कि 25 आवर्स के लिए कितना रिक्वायर होता है FiO2 की, कितने से ज़्यादा आपके पास हो, 60% से आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। अब फिर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी अगर किसी को हो जाती है तो उसकी साइन सिम्टम क्या है, फ्लश फेस आपके पास होगा, ड्राई कफ होगा, डिस्पनिया होता है, चेस्ट पेन होता है, टायर्डनेस ऑफ चेस्ट होता है एंड सोर थ्रोट होता है। ये आपके पास ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी है। सेकेंडली अगर आप कॉमन हम मरीज़ को ऑक्सीजन लगाते हैं मीन्स अगर उसमें ऑक्सीजन के फ्लोमीटर में पानी नहीं होती है सही, ऑक्सीजन के फ्लोमीटर में हमारे पास वाटर नहीं होती है, तो उसमें फिर क्या होता है वो भी आपके पास ड्राई कफ एंड ड्राइनेस, ओरल कैविटी की ड्राइनेस आपके पास काज कर सकती है। तो इसलिए हमेशा हम क्या हम ह्यूमिडिफाई करेंगे, उसके अंदर हम पानी डालेंगे। अगर फ्लोमीटर के अंदर पानी ख़त्म होता है तो हम पानी डालेंगे। ये आपके पास ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की साइन सिम्टम है। MCQs में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट साइन सिम्टम ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। उसमें फ्लश फेस आपके पास है, ड्राई कफ है, डिस्पनिया है, चेस्ट पेन है, टायर्डनेस ऑफ चेस्ट है एंड सोर थ्रोट आपके पास है। अब टाइडल वॉल्यूम आपके पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्स टू अ पेशेंट्स ड्यूरिंग a ventilator's breath, the amount of air inspire and expire with each breath, usually volume select is between 5 to 15 ml per kg body weight। ये हमारे पास टाइडल वॉल्यूम हमारे पास क्या है कि जो मरीज़ आपके पास जो वेंट एक सांस वो लेता है जितना उसको डिलीवर करता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। कितने मकदार में हम उसको एयर पुश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मली हमारे पास 500 होता है, बाकी हमारे पास डिपेंड करता है मरीज़ की कंडीशन पे। 5 to 15 ml पर kg बॉडी वेट हम रखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि टाइडल वॉल्यूम इस मरीज़ का हम कितना रखें, आप उसके कंडीशन पे डिपेंड करता है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक मरीज़ की आपके पास वेट है 60 kg वेट है तो उसको मल्टीप्लाई करो आप 5 के साथ सही है, तो उसका
300 आता है, मिनिमम उसका 300 आता है, लेकिन कामली हम 15 के साथ कर लो तो उसे, लेकिन ये हम फिर क्या करते हैं 5 to 15 आपके पास रेंज है, तो रेंज में हमारे पास हम उसके हिसाब से बॉडी वेट के हिसाब से हम रखते हैं, लेकिन साथ में हम क्या करते हैं मरीज़ की लंग्स कंप्लायंस इन चीज़ों को भी हम देखते हैं, उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं टाइडल वॉल्यूम हम सेट करते हैं, लेकिन कामली हमारे पास एडल्ट में हम 500 रखते हैं। In the volume ventilators, tidal volumes of 10 to 15 ml per kg of the body weight were traditionally used. अब आपके पास ट्रेडिशनली 10 to 15 ml per kg आपके पास यूज़ होता है। The large tidal volumes may lead to volume trauma, aggravate the damage inflation on the lungs। ये आपके पास से थे जो आपके पास अलवलाई होते हैं उसको डैमेज करते हैं, उसमें वो ट्रामा काज कर सकते हैं। For this reason, lower tidal volumes target 6 to 8 ml per kg are now recommended। आजकल आपके पास रिकमेंडेड है कि 6 to 8 kg हम क्या करते हैं हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक पेशेंट है उसका वेट 60 kg है तो उसको आप 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो उस हिसाब से आप क्या कर लो उसका tidal वॉल्यूम आप उसके लिए रख लो। नेक्स्ट आपके पास पीक वेव एंड फ्लो रेट है आपके पास। द स्पीड ऑफ डिलीवरी एयरपोर्ट यूनिट ऑफ टाइम एंड एक्सप्रेस एंड लेटर पर मिनट्स। अब आपके पास पीक फ्लो एंड फ्लो रेट आपके पास एक्सप्रेस हम करते हैं किस चीज़ में, लेटर पर मिनट में हम करते हैं। द हायर द फ्लो रेट द फास्ट पीक एयरवे प्रेशर इज रीच एंड द शॉर्टर द इंस्पायरेशन, द लोअर द फ्लो रेट द लॉन्गर द इंस्पायरेशन। अब फ्लो रेट आपके पास कि कितने टाइम में आपके पास सांस इंस्पायर आपको कंप्लीट करते हो उसको हम क्या कहते हैं फ्लो रेट। जब सांस हम लेते हैं कि कितने टाइम में हम उसको कंप्लीट करें उसको हम क्या कहते हैं फ्लो रेट। अगर ये आपके पास जल्दी होगा तो तेज़ी के साथ जाएगा आपके अलवलाई के साथ, वो क्या होगा अटैच होगा। अगर स्लोली जाएगा तो आराम से जाएगा आपके अलवलाई में, और ये जब तेज़ी से जाता है या आराम से जाता है वो हम सेट करते हैं, किस तरह हम सेट करते हैं वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, MCQs में आप लोगों को आ सकते हैं कि अगर आपके पास फ्लो रेट आपके पास क्या होता है लॉन्गर होगा, सही है, तो इंस्पायरेशन आपके पास क्या होगा शॉर्ट होगा, सही है। अगर आपके पास फ्लो रेट आपके पास क्या है लोअर है, आराम से एयर जा रहा है, तो लॉन्गर इंस्पायरेशन होगा। मीन सांस आप ले रहे हो, आराम से सांस ले रहे हो, सही, तो आपके पास क्या होगा इंस्पायरेट क्या होगा लॉन्गर होगा। अगर आप जल्दी सांस लेते हो, सही, तो उसमें आपके पास क्या होगा फिर शॉर्ट होगा। रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथिंग रेट एंड फ्रीक्वेंसी, आप लोगों को पता है कि कॉमनली हमारे पास 12 to 20 आपके पास नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, सही, लेकिन कुछ बुक्स में आपके पास 10 to 16 बीट पर मिनट है। ब्रेथ पर मिनट है आपके पास। टोटल रेस्पिरेटरी रेट इक्वल टू पेशेंट्स रेट प्लस वेंटिलेटर रेट। ये आप लोगों ने याद रखना है कि वेंटिलेटर में आपने जितना रेट सेट किया है साथ में मरीज़ का खुद कितने इनिशिएट करते हो वो सब आपके पास क्या होता है रेस्पिरेट होता है। ये नहीं होता है कि आपने वेंटिलेटर में आपने 8 सेट किया है और पेशेंट का अपना भी इनिशिएट होता है वो टोटल 15 आते हैं, तो हम जो रेस्पिरेट हम काउंट करते हैं मरीज़ की वो हम 15 काउंट करेंगे, हम 8 काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 8 मरीज़ के अपने हैं और 7 आपके पास मरीज़ की खुद इनिशिएट कर मरीज़ खुद लेता है, तो उन दोनों को हम काउंट करेंगे तो वो आपके पास रेस्पिरेटेड होगा। द नर्स डबल चेक द फंक्शन ऑफ द वेंटिलेटर बाय ऑब्जर्विंग द पेशेंट रेस्पिरेट। रेस्पिरेट को हम क्या करते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं। अब अगर आपके पास असिस्ट कंट्रोल पे मरीज़ होता है तो उसमें क्या होता है मरीज़ खुद सांस नहीं ले सकता है, SIME पे हो या स्पॉन्टेनियस पे हो तो उसमें मरीज़ एलाव है वो खुद सांस ले सकता है, तो उसमें फिर हम क्या करते हैं हम रेट भी सेट करते हैं साथ में, और साथ में हम ऑब्जर्व करते हैं कि मरीज़ खुद अपने कितने ब्रीथ इनिशिएट करते हैं, उन दोनों को हम काउंट करते हैं, वो आपके पास रेस्पिरेट होगा। अब जो आप सेट करते हो वो भी इवेंट में आपके पास नज़र आता है कि आपने कितना सेट किया है। जो मरीज़ खुद लेता है वो भी आपके पास साइड में आपके पास नज़र आता है कि मरीज़ हमें कितना डिलीवर देता है, हम कितना डिलीवर करते हैं, मरीज़ कितना एफर्ट शो करता है, वो दोनों आपके पास रेस्पिरेट वहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ जाते हैं। फॉर एडल्ट पेशेंट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रंस with COPD, reduced tidal volumes, a reduced respiratory rate. For infant and younger childs, a small tidal volumes, higher respiratory rate. अच्छा, बड़ों के लिए हम क्या करते हैं कि COPD में आपके पास हो अच्छा COPD पेशेंट आपके पास हो, ओल्डर चाइल्ड हो, तो उसमें हम क्या करते हैं रिड्यूस टाइडल वॉल्यूम हम कम रखेंगे, रिड्यूस रेस्पिरेटेड भी हम कम रखेंगे। ये आप लोगों को MCQ में आ सकता है कि आपके पास एक बच्चा है ओल्डर एज का है,
तो उसको COPD है तो उसका टाइडल वॉल्यूम हम किस तरह रखेंगे और रिस्पायरेटरी रेट हम किस तरह रखेंगे। साथ में अगर आपके पास इन्फेंट हो या यंगर चाइल्ड हो तो उसमें भी हम स्मॉल टाइडल वॉल्यूम रखेंगे और हायर रिस्पायरेटरी रखेंगे। माइन्यूट वेंटिलेटर आपके पास है, उसको हम VE के साथ हम डिनोट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर ईयर इन 1 मिनट, 1 मिनट में आपके पास कितना ईयर जो है वो एक्सपायर होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइन्यूट वॉल्यूम हम कह सकते हैं। रिस्पायरेटेड टाइम्स टाइडल वॉल्यूम्स इक्वल टू माइन्यूट वेंटिलेटर्स। VE आपके पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस रिस्पायरेटरी रेट आपके पास जो है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम उससे निकालते हैं। इन स्पेशल केसेस हाइपोवेंटिलेशन और हाइपरवेंटिलेशन इज डिज़ायर। इसमें आपके पास हाइपोवेंटिलेशन हाइपरवेंटिलेशन हमारे पास मालूम होता है। माइन्यूट वॉल्यूम में क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन एंड हाइपोवेंटिलेशन हमारे पास मालूम होता है। अब अगर आपके पास एक मरीज़ है उसको हेड इंजरी है, जब एक मरीज़ को हेड इंजरी होगी रिस्पायरेटरी alkalosis may be required to promote cerebral vasoconstrictions while a resultant decrease in ICP। अगर आपके पास एक मरीज़ है उसको रिस्पायरेटरी alkalosis है, सही, वो क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी alkalosis की वजह से आपके पास सेरेब्रल वेजोकंस्ट्रक्शन होती है। जब सेरेब्रल वेजोकंस्ट्रक्शन होगी तो साथ में आपके पास ICP क्या होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी आपके पास कम होगा। इन दिस केस द टाइडल वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी रेट आर इंक्रीज। इस केस में हम क्या करते हैं, टाइडल वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी हमको इंक्रीज करते हैं। हाइपर वेंटिलेशन हम देते हैं टू अचीव द डिज़ायर अल्कलोटिक pH बाय मैनिपुलेटिंग द PaCO2। हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं हम इसमें टाइडल वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी रेट। तो उसके साथ क्या होता है, हाइपर वेंटिलेट होगा। जब टाइडल वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी रेट हमारे पास इंक्रीज़ होगा तो लाजमी बात है उससे हाइपर वेंटिलेशन होगा। जब हाइपर वेंटिलेशन होगा तो वो आपके पास नॉर्मल की तरफ आएगा। अब आपको MCQs इससे आ सकते हैं, फिर ये मत कहना कि डिजीज़ से MCQs आ सकते हैं या हॉस्पिटल से MCQs आते हैं, हमें नहीं पता। वो सब चीज़ें आपके पास है। आप हॉस्पिटल है कि आपके पास एक मरीज़ आया 8 ईयर ओल्ड का बाबा है, सही है, उसको हेड इंजरी है तो उसको आप वेंट पे डालते हो तो उसका रिस्पायरेटरी रेट ICP उसका आपके पास कम है या ज़्यादा है, तो उसके लिए हम रिस्पायरेटरी रेट कितना रखेंगे, या उसको आपने हाइपर वेंटिलेट करना है तो उसके लिए हम कौन सी चीज़ कितना रखेंगे। तो इससे इस तरह के MCQs घुमा फिरा सकते हैं स्लाइड से। अब COPD पे आपके पास पेशेंट है, बेसलाइन ABGs रिफ्लेक्ट एंड एलिवेट PaCO2 शुड नॉट हाइपरवेंटिलेटेड इंस्टेंट। द गोल शुड बी रिस्टोरिंग of the baseline PaCO2. These patients usually have a large carbonic acid loads and lower their carbon dioxide levels rapidly may result in seizure। अब COPD पेशेंट आपके पास है, बेसलाइन हम क्या कहते हैं उसकी ABGs रिफ्लेक्ट करता है कि एलिवेट है PaCO2, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपके पास COPD पेशेंट है तो इनिशियली जब आप उसकी ABGs करते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज़्यादा होगा, सही है। शुड नॉट हाइपरवेंटिलेट, वो हाइपरवेंटिलेट नहीं होता है क्योंकि COPD में क्या होता है, वो लंग जो है वो उस तरह काम नहीं कर सकते, सही, तो इसलिए उसका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज़्यादा जमा हो सकता है। इंस्टेड द गोल शुड बी रिस्टोर फॉर द बेसलाइन PaCO2। गोल हमारा पे क्या है कि हम उसको PaCO2 हम ज़्यादा कर लें, साथ में हम उसको क्या कर लें, वॉश आउट कर लें कार्बन डाइऑक्साइड को। द पेशेंट यूजुअली हैव लार्ज कार्बोनिक एसिड लोड्स एंड लोअर देयर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स रैपिडली मेइंग रिजल्ट इन सीजर। उसकी वजह से फिर क्या होता है, आपको सीजर भी आ सकते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होगा, कार्बोनिक एसिड में अगर वो कन्वर्ट हो तो उसकी वजह से आपके बॉडी में सीजर भी आ सकते हैं। उसके बाद IE रेशो आपके पास है, इंस्पायरेशन टू एक्सपायरेशन रेशो आपके पास है। द रेशो ऑफ इंस्पायरेटरी टाइम टू एक्सपायरेटरी टाइम्स ड्यूरिंग अ ब्रीथ यूजुअली 1:2 आपके पास होता है, सही। एक आपके पास इंस्पायरेशन में जितना टाइम लेते हैं उसका डबल आपके पास एक्सपायरेशन में आपके पास टाइम लेता है। जितना टाइम आप इंस्पायरेशन में लेते हो इतना टाइम उसके डबल आप एक्सपायरेशन में लेते हो, क्योंकि हमारे पास जो ईयर है वो लंग्स में स्टे करेगा तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, तो इसलिए डबल आपके पास होना चाहिए। साइन आपके पास क्या है, अ डीप ब्रीथ, a breath that has a greater volume than the tidal volumes. It provides hyperinflation and prevent atelectasis. The sign volume, usually volume is 1.5 to 2 times tidal volumes. Sign rate आपके पास frequency के usually rate is 4 to 8 times an hour.